18,268 करोड़ का चेक और इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में एक ऐसी पार्टनरशिप जो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि ग्लोबल कॉन्फिडेंस का सिग्नल हो सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लैंडिंग आर्म जो है, जियो क्रेडिट में अप टू 49% 9% जो स्टेक है वो लेने जा रहा है। डील की जो टोटल कमिटमेंट है वो अराउंड 1.9 बिलियन है और जियो क्रेडिट की जो पोस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन है वो रफली 36,000 आई थिंक 36,600 करोड़ पैक की लगाई गई है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका एक मेजर जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जियो क्रेडिट में इतना बड़ा बेट लगा रहा है, क्या ये सिर्फ मुकेश अंबानी के बिजनेस मॉडल पर ट्रस्ट है या फिर भारत की जो रैपिडली एक्सपेंडिंग कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट है उसमें ग्लोबल जो फाइनेंशियल जाइंट्स हैं उनको एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो नजर आ रही है। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ये कि भारत को अगर हम देखते हैं तो बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट में ऑलमोस्ट हाफ ओनरशिप तक जो है वो लेना चाहता है। तो असली स्टोरी ये है इस डील की, उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील में बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो इनिशियली 26.5% स्टेक लेगा और वारंट्स के जो एक्सरसाइज है उसके थ्रू उसकी जो होल्डिंग है वो 49.9% तक जा सकती है। यानी कि ये सिंपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर है जो यहाँ पर हम जियो की बात करेंगे। जियो लाएगा मैसिव डिजिटल इकोनॉमिक इकोसिस्टम, इंडिया का जो कंज्यूमर रीच है, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है वो और लोकल मार्केट अंडरस्टैंडिंग। और बैंक ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो वो क्या लेकर आ रहा है इस पूरी डील में, तो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही जो क्रेडिट अंडर राइटिंग एक्सपीरियंस है, साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल नेटवर्क। तो हम अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो क्या ये इंडिया में डिजिटल लैंडिंग प्लस ग्लोबल बैंकिंग एक्सपर्टी का एक नेक्स्ट मॉडल जो है वो यहाँ पर दिखने जा रहा है। तो इसके क्या मायने निकलते हैं इसको विस्तार से समझेंगे और उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है बात करने के लिए उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बैंक ऑफ अमेरिका को जियो में क्या नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका का जो बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको क्या लग रहा है कि भारत का जो अगला जो मैसिव कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी है, टेलीकॉम नहीं बल्कि क्रेडिट है, जिस तरह की इनफैक्ट हम इस पे पहले शो भी कर चुके हैं, तो उसी सबको इंटरेस्ट को देखते हुए इस तरह का कदम लिया है? देखिए अंबर जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मल्टीपल वर्टिकल्स है। एक उनका एएमसी बिजनेस है, एक उनका इंश्योरेंस बिजनेस है, एक उनका पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है और एक उनका रिटेल क्रेडिट या सिक्योर्ड क्रेडिट वाला सेक्टर है। अब देखिए, उन्होंने एएमसी के लिए ब्लैक रॉक से उन्होंने अभी करार किया था 2-3 साल पहले और आपने देखा है कि आज के दिन उनके पास 12 लाख इन्वेस्टर है और 30,000 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो कर रहे हैं। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस में वो अलायंस के साथ उन्होंने कर लिया है। अब ये रिटेल क्रेडिट के अंदर जो मतलब लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज है, कोलैटरल डेट है, मैं वापस बोल रहा हूँ, दीज आर कोलैटरल डेट, इसके अंदर भी अब उनकी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है बैंक ऑफ अमेरिका की एक सब्सिडरी ने, जो जियो के अंदर 1.9 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेगी और वो 49% स्टेक ले सकती है फ्यूचर में। तो जियो, ये जो जियो क्रेडिट है, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अनलिस्टेड सब्सिडरी है। अनलिस्टेड सब्सिडरी की वैल्यूएशन अब 32,000 टू 35,000 करोड़ हो चुकी है। अंबर जी, ये भी देखिए कि जो लोन बुक है जियो फाइनेंस का, जियो क्रेडिट सर्विसेज का, वो 30,000 करोड़ के आसपास आ चुका है जून 2026 में। बैंक ऑफ अमेरिका भारत के अंदर सिक्योर्ड क्रेडिट सेक्टर में आ रही है। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि भारत के अंदर नॉन जो कोलैटरल सेक्टर है भी उसके अंदर अप्रत्याशित वृद्धि हुई है पिछले कुछ दिनों में। आरबीआई ने भी उसके ऊपर चिंतन रखा है कि जैसे जो स्कीम्स आ रही है फिनटेक कंपनीज की, बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड्स और इजी ईएमआई, उसके कारण भारत का जो युवा है वो अभी आईफोन और ट्रैवल के ऊपर खर्चा कर रहा है। पर अब ये जो है, ये जो बैंक ऑफ अमेरिका आ रहा है वो कोलैटरल में आ रहा है और वो व्यापारियों को लोन देगा। ये जियो फाइनेंस ने, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि उनको जो बाकी एनबीएफसी जो एक तरह से नॉन कोलैटरल में जा चुके हैं
उन्हें वो रास्ता अपनाना नहीं है. दे विल बी गिविंग लोन्स अगेंस्ट कोलैटरल टू स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल मीडियम सेक्टर्स ओनली. दिस इज रियली अ वेरी, देखिए एक और एक चीज है, पार्लियामेंट के अंदर एमएसएमई अमेंडमेंट एक्ट भी पास हुआ है और उसके अंदर भी जो केंद्र सरकार ने अभी मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई भी एमएसएमई के बीच में अगर आपके कोई डिस्प्यूट है, आपको एटलीस्ट 50% पेमेंट करना ही पड़ेगा. ये उन्होंने बोल दिया है. और बाकी जो भी आपके जो डिस्प्यूट्स है 90 डेज के अंदर रिजॉल्व करना पड़ेगा. ये मैंडेटरी हो गया है. इसके कारण देश के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर है उनको बहुत बड़ा एक तरह से जंप मिलने वाला है. और उसी समय देखिए कि बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत के कोलैटरल सेक्टर के अंदर क्रेडिट लेंडिंग में एंट्री ली है. ये सब चीज बताता है कि विदेशी कंपनियां जो है भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है. अब इससे पहले आप देखिए कि श्रीराम फाइनेंस और यस बैंक और बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में विदेशी इन्वेस्टमेंट आए हैं और ये बताता है कि भारत का जो क्रेडिट सेक्टर है वो अभी बूमिंग है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है 7 to 7.5% वैसे आपने रहने वाली. ग्रोथ रेट की बात की है तो जियो क्रेडिट की भी हम बात करते हैं, तो जियो क्रेडिट का भी जो लोन बुक है वो जो 2026 फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें शार्पली हमने देखा कि स्केल हुआ है. तो और इनफैक्ट जून 2026 की बात करते हैं तो उस तक भी काफी उसका अगर रफली अगर हम एक स्केल देखते हैं तो 30,667 करोड़ जो है वो रिपोर्ट हुआ है. तो क्या ये कहें कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है उसने जो ग्रोथ है उसको अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लिया है, और आपको क्या लग रहा है कि जो जियो क्रेडिट है वो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बन सकता है या उस रेस में है? देखिए अंबर जी, एक मेरा ये मानना है कि रिलायंस जियो के पास जो नेटवर्क है उनका, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो बेस है, उसको कोई भी इंडिया के अंदर मैच नहीं कर सकता. इट इज अनमैच्ड. और बैंक ऑफ अमेरिका के पास रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स है, उनके पास बेहतरीन बैंकिंग प्रैक्टिसेस है. तो ये दो चीज जो होगी उसके बाद आप देखेंगे कि इस सेक्टर के अंदर जो एग्रेसिव लेंडिंग किया जाएगा, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर हो सके, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज पे हो सके, जितने भी लोन्स जो होते हैं जो एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स लेते हैं अगेंस्ट कोलैटरल, उसको सर्विस किया जाएगा. एक तरह से ये जो वेंचर है वो भारत की रियल ग्रोथ को टारगेट कर रहा है, जहां पर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है और वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉर्मेशन होता है. तो इससे ये एक सेक्टर जो नीश सेक्टर है उसके अंदर इन दोनों ने अभी साथ में मिलके काम करने की कोशिश की है. देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका लॉन्ग टर्म विजन ये है कि देश के अंदर वो सारे सेक्टर में घुसना चाहता है. इसके लिए आप देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एएमसी कंपनी बनाई BlackRock के साथ. फिर बाद में आपको ये मालूम है ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने जियो पेमेंट सर्विसेज बनाई है. फिर इंश्योरेंस के लिए अलायंस बनाया है और क्रेडिट के लिए, क्रेडिट ऑफटेक के लिए अभी बैंक ऑफ अमेरिका के साथ उन्होंने करार किया है. इसके अंदर वो सारे स्पेशलाइजेशन वाली कंपनीज को लेके आ रहे हैं. उनका एक लॉन्ग टर्म विजन है भारत के अंदर जो क्रेडिट ऑफटेक होने वाला है उसको एक तरह से कैपिटलाइज कर सके. और फ्यूचर में देखिए बजाज फाइनेंस तो बहुत आगे है. मैं अभी इसके कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, बट एक चीज नोट करिए, अगर बैंक ऑफ अमेरिका भारत के अंदर जियो क्रेडिट के अंदर जो अनलिस्टेड एंटिटी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, उसमें इन्वेस्ट कर रही है, 49% स्टेक ले रही है, तो वो कैपिटल इन्फ्यूशन के साथ अब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो दोगुना हो चुकी होगी. और आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे. ये पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. मैं ये मानता हूँ विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रहा है टू सपोर्ट हमारा एमएसएमई सेक्टर को. वी शुड सी लाइक दिस. और अंबर जी सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि भारत का यूथ जो है उसको ये अनसिक्योर्ड कोलैटरल लोन से बचना चाहिए. वो उनको हॉलीडेज के लिए आज 30% जो हॉलीडेज है वो ईएमआई बेस्ड होते हैं. और बताया जाता है कि 70% जो देश के अंदर मोबाइल फोन बिकता है वो एक्चुअली ईएमआई पे बिक रहा है. ये बहुत बड़ा एक तरह से मेरा मानना है रेड फ्लैग है. और यहाँ पर हमारे यूथ को बचना चाहिए.
से आप ये देखेंगे कि देश के अंदर सही क्रेडिट ग्रोथ होगा। क्रेडिट ग्रोथ शुड लेकिन बी टेक। देखिए एक बात है, एक तरफ तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ईज इन सारे लोन लेने में, क्रेडिट में, लेंडिंग में और ज्यादा हो रहा है। ऐसे में ऑफ कोर्स जब अवेलेबिलिटी है तो लोग उसको एक्सरसाइज भी करते हैं इस तरह की चीजों को। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो इंडिया का क्रेडिट मार्केट है वो नेक्स्ट डिजिटल रेवोल्यूशन है? जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में यूपीआई और जो डिजिटल पेमेंट्स है उसने एक मतलब ट्रांजैक्शन को इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम अगर नेक्स्ट जो फ्रंटियर है उस पर हम क्रेडिट, पर्सनल लोन और कंज्यूमर फाइनेंस आदि डिजिटल लेंडिंग और इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है, क्या अगर हम इन सबको देखते हैं कि जो जियो है वो अपने डिजिटल इकोसिस्टम को एक कहना चाहिए कि एक फुल स्केल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और एक तरफ आप वार्निंग भी दे रहे हैं, तो मतलब एक तरफ सामने प्लेटर सजाया जा रहा है, दूसरी तरफ जी। मैं इसके लिए बताया जा रहा हूँ कि लोन लेना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, लोन लेना चाहिए कोई बिजनेस के लिए, लोन लेना चाहिए फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। आपको अगर वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए बिजनेस के लिए तब आप लीजिए, अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है, आप लोन को सर्विस कर पाएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। लोन लेना गलत नहीं है, पर लोन के साथ आपको रीपेमेंट कैपेसिटी है क्या, वो देखने वाली बात है। और सेकंड, आप उस इंटरेस्ट को सर्विस कर सकते हो क्या, ये देखने वाली बात है। अब जी सबको मालूम है कि भारत के अंदर जो है लोगों को अभी जो ये जो लोन ले रहे हैं अनकोलेटरल लोन, वो ले रहे हैं जेंजी, उन्हें अभी मालूम नहीं है। और इनको लग रहा है कि आज मैंने ये भी देखा है कि जिनकी सैलरी 20-25 हजार की होती है वो 1.5 लाख का फोन लेके चलते हैं। इसमें समझदारी नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। मार्केट में दूसरे भी फोन है जो 15 से 20 हजार में आते हैं, 12-15 हजार में आते हैं, वो फोन लिया जा सकता है, उसके अंदर भी वही फीचर्स है, मोस्टली कैमरा के लिए यूज होता है, और वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर भी सारी फंक्शनैलिटी है। सिर्फ ब्रांड दिखाने के लिए अगर आप क्रेडिट पे लेते हैं तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास आईफोन 17 है और तो आप समझ जाइए कि अगर आपने अपना पैसा दे के लिया है तो ठीक है, पर 70% जो आबादी है वो क्रेडिट पे ले रही है, तो आपकी एक्सक्लूसिविटी कहाँ से हो गई? आपने जो आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया है, बाकी सब फोन लिया है, उस ये तो कोई भी हेरा घेरा नत्थू खेरा के पास आ चुका है, तो उसमें क्या बड़ी बात हुई है? मेरे ये मेंटालिटी जो है, जो लोग समझते हैं कि आईफोन रखने से उनकी वैल्यू बढ़ती है, मैं उसकी को काउंटर कर रहा हूँ। मुझे क्रेडिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट को सर्विस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये जो पागलपन चढ़ा है लोगों के बीच में कि वो सॉकर मैचेस के लिए क्रेडिट लेते हैं, किसी कॉन्सर्ट के लिए क्रेडिट लेते हैं, घूमने के लिए क्रेडिट लेते हैं, ये सब बंद होने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है सरकार को ये जो अनकोलेटरल लेंडिंग है फॉर ऑल दिस सेक्टर, उसके ऊपर क्लैम्प डाउन भी करने की जरूरत है, क्योंकि बैंक के जो लोन्स है सडनली आप देख रहे हैं कि अनसिक्योर्ड लोन बढ़ते जा रहे हैं और डिफॉल्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से फाइनेंस कंपनी अगर आप चलाते हो तो आपको अपना एनपीए कम करने की जरूरत है। सबको मालूम है कि एक टाइम पे हमारा जो एनपीए है वो 10% के आसपास पहुंच चुका था, आज उसको सरकार ने 1.9 या 2% पे लेके आया। तो इसका आप समझ लीजिए कि जो स्थिति अच्छी है उसको बनी रहनी चाहिए। और एक तरह से अनसिक्योर्ड क्रेडिट अगर आपने दिया है, तो कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि कैसे कॉस्पी जो साउथ अफ्रीका का जो स्टॉक मार्केट है, तो उसके अंदर 30 to 40% करेक्शन आया था एक महीने में। वैसा ही करेक्ट अगर कुछ होता है, वैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगा। ये क्रेडिट बबल और क्रेडिट बूम जो है, जो अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर बना हुआ है, जिसमें कोई कोलैटरल नहीं है, दिस इज टॉक्सिक फॉर द इकोनॉमी एंड द कंट्री। जी। और जी। और जियो फाइनेंस और बैंक ऑफ अमेरिका ने एक तरह से डिसाइड किया है कि वो कोलैटरल लोन्स में ही जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। जी। तो उमेश जी, अगर हम अगर ये अंबानी के इस इकोसिस्टम की बात करते हैं तो क्या ये एक पावरफुल इकोसिस्टम या एक मॉडल बन सकता है जहां से हम देखें कि टेलीकॉम से वो डिजिटल सर्विसेज, फिर डिजिटल सर्विसेज से पेमेंट्स, पेमेंट से फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट से क्रेडिट। क्या जो जियो है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो एक इंटीग्रेटेड कंज्यूमर फाइनेंस इकोसिस्टम क्रिएट करना है? अंबर जी, जियो कम्युनिकेशन में
जियो एक तरह से ओटीटी में जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है, जियो हॉटस्टार वो जियो के पास है। जियो के पास फाइनेंस भी है, जियो के पास रिटेल भी है, जियो के सारे कस्टमर्स के पास डेटाबेस है। डेटा का वो इस्तेमाल करेगा, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करेगा। और जियो के अंदर आपको मालूम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर सारी बिग टेक ने इन्वेस्ट करके रखा है। मेटा ने, गूगल ने, क्वालकॉम ने, मोटोरोला ने, सबका 5 से 6% स्टेक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। उसके साथ देखिए ब्लैक रॉक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, अलायंस ग्रुप है, ये भी उसके अंदर एक तरह से इन्वेस्टर है। तो जियो ने बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस जो है अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब उन्होंने ओटीटी में देखिए जियो और हॉटस्टार को बाई आउट करने के बाद आज उनका कंप्लीट डोमिनेशन है हर सेक्टर में, जहां पर मास अपील है, जहां पर रोज कैश बन सकता है। तो जियो का पूरा इकोसिस्टम अगर समझ में आ जाए तो 90% ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाओगे आप तो आपकी 90 to 95% जो सर्विसेज होगी वो शायद जियो ही देने वाला है। पॉसिबल है फ्यूचर में। आज भले ही वो 30-40% लग रहा होगा, लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा हो, पर आगे जाके अगर ऐसा ही चलता रहा तो जियो इज देयर इन ईच एंड एवरी सेक्टर। जियो रिटेल के अंदर सारे बड़े ब्रांड्स हैं। आप भी देखिए कि फाइनेंस सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, रिटेल में कहाँ नहीं है, आप बताइए, बस इतना ही मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, यही तो मैंने आपसे सवाल भी किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक वार्निंग भी है। एक्साइटमेंट के साथ-साथ यहाँ पर सावधानी भी बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिट ग्रोथ का मतलब सिर्फ ऑटोमैटिकली एक गुड न्यूज़ नहीं होता है। अगर लेंडिंग अग्रेसिवली ग्रो करती है तो क्वेश्चन भी यहाँ पर बढ़ते हैं। बोरोवर्स की जो क्वालिटी है वो क्या होगी? जो डिफ़ॉल्ट्स हैं उसका रिस्क कितना होगा? साथ ही रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कैसे इंश्योर होगी? और एआई बेस्ड अगर क्रेडिट सिक्योर जो स्कोरिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि क्या भारत का नेक्स्ट क्रेडिट जो बूम है वो बोरोवर्स को एम्पावर करेगा या फिर ओवर बोरोइंग का रिस्क है वो क्रिएट करेगा? ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में जो हाउस होल्ड बोरोइंग है और रिटेल क्रेडिट है वो ऑलरेडी पॉलिसी डिस्कशन का जो मेजर इशू बन चुका है। इस पे हमने बयान भी किया। और 18,268 करोड़ की ये जो डील है हेडलाइंस में है। और एक स्टेक सेल है, लेकिन इसका मतलब अगर हम असल में समझे तो उससे काफी बड़ा और वो ज्यादा हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका को इंडिया के क्रेडिट मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जियो को ग्लोबल फाइनेंशियल जो एक्सपर्टीज है वो यहाँ पर और कैपिटल का एक्सेस मिल रहा है। और साथ ही इंडिया को मिल रहा है एक पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो ग्लोबल बैंकिंग प्लस इंडियन स्केल प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी। लेकिन असली टेस्ट अभी जो है वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो जो क्रेडिट है वो रिस्पॉन्सिबल और जो प्रॉफिटेबल लेंडिंग को एक स्केल कर पाएगा? क्या बैंक ऑफ अमेरिका का जो ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट है वो एक्सपीरियंस जियो के अग्रेसिव जो डिजिटल एक्सपेंशन है उस प्लान को सस्टेनेबल बना पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जियो टेलीकॉम का जो रेवोल्यूशन है उसके बाद इंडिया के क्रेडिट रेवोल्यूशन में भी एक बिगेस्ट डिसरप्टर ये बनने वाला है? और अगर आपको लगता है हाँ, तो जो 18,268 करोड़ की ये डील है ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि इंडिया का की जो फाइनेंशियल सर्विस है उसके लैंडस्केप को एक मेजर टर्निंग पॉइंट में ये बदल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हजारों करोड़ों जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो डेटा जियो के पास है। तो दे विल नीड क्रेडिट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और जियो शायद इसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए जो पोजीशन है वो बना रहा है। जय हिंद, मैं हूं बजैदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमेश आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम।